स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्काई में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट के सभी एस्पेक्ट को डिटेल से कवर करूंगा। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच सीज़ फायर हो चुका है। मिस्र ने दोनों देशों के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाई है। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी लगातार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संपर्क में थे और उनसे लगातार शांति और युद्ध विराम के लिए अपील कर रहे थे। इस कॉन्फ्लिक्ट में जहां इजराइल के 12 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, वहीं फ़िलिस्तीन के कम से कम 220 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने लगातार 100 से भी ज़्यादा एयर स्ट्राइक करके गाज़ा पट्टी को निशाना बनाया। वहीं हमास ने भी लगातार 4000 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे जो कि इजरायली बस्तियों की ओर छोड़े गए थे। इस कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में था वह है इजरायली आयरन डोम। इजरायली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म पर काम करता है। दुश्मन देश द्वारा दागे गए रॉकेट्स को यह हवा में ही डिटेक्ट कर लेता है और उसे हवा में ही मार गिराता है। इस तरह से आयरन डोम ने हजारों इजरायलियों की जान बचाई। इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमास अपनी जीत का दावा कर रहा है, वह जश्न मना रहा है। हमास का कहना है कि इजराइल पीछे हट गया, वह अल-अक्सा मॉस्क को खाली कर देगा, मुस्लिमों को नहीं निकालेगा। इजराइल ने इन सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। एक्सपर्ट इसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जीत मान रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन को कंडक्ट किया वह काबिले तारीफ है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू पे कई सारे करप्शन के आरोप लगे थे। इन सब करप्शन के आरोपों की जांच को फिलहाल रोक दिया गया है। इजराइल में चुनाव हो जाने के बाद भी सरकार नहीं बना पाने में सक्षम रहे बेंजामिन नेतन्याहू के लिए थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उन्हें काफ़ी सहानुभूति मिल रही है। हो सकता है वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। अब बात करते हैं दोनों देशों के बैकग्राउंड के बारे में। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच की लड़ाई दो धर्मों की लड़ाई है, जुडाइज़्म की और इस्लाम की। इजराइल के निवासियों को ज्यूस यहूदी कहा जाता है तथा इनके धर्म को जुडाइज़्म और इनके पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। जेरूसलम तीनों धर्मों के लिए पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। यहाँ पे ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और यहूदी भी रहते हैं। तीनों धर्मों को एक ही पिता की संतान माना जाता है, जिन्हें इब्राहिम कहा जाता है। इसीलिए तीनों धर्मों को संयुक्त रूप से अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म भी जेरूसलम के बैथलहेम के पास हुआ था। यहूदियों को ईसा मसीह के क्यूरिफिकेशन यानी कि सूली चढ़ाए जाने का जिम्मेदार माना जाता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही यहूदियों का कत्लेआम होता आ रहा है। यहूदियों को उनके देश से खदेड़ दिया गया। ये विभिन्न देश में शरणार्थी के रूप में रहे। मानव इतिहास में यहूदियों को जितना परसिक्यूट किया गया, शायद ही किसी कौम के लोगों को इतना परसिक्यूट किया गया हो। हिटलर ने तो तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया। इन्हें गैस चैम्बरों में डाल देता था और हजारों की संख्या में एक साथ यहूदी मारे जाते थे। इतना ही नहीं, उसने डिटेन कैंप बनवाया था और यहाँ पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया जाता था। इतना कुछ झेलने के बाद भी यहूदियों ने खुद को साबित किया और स्थापित किया। मेरे इस बात की पुष्टि इस तथ्य के द्वारा हो जाएगी कि सच में यहूदियों ने कुछ कर दिखाया। अब तक 22 यहूदियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जो कि इनकी संख्या बहुत ही कम है। क्या आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टीन भी एक यहूदी थे? इन मोहतरमा को देखिए, इनको देख के किसी को भी क्रश हो जाए। इनका नाम है नताली पोर्टमैन। इन्हें 2010 में इनकी मूवी ब्लैक स्वान के लिए ऑस्कर मिल चुका है। यह एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। 1917 तक मिडिल ईस्ट और फ़िलिस्तीन पर ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स कर जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस विजेता बनकर उभरते हैं। ब्रिटेन फ़िलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे फिर से रीऑर्गेनाइज करता है। इसी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होता है, जिसे बलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। इस डिक्लेरेशन के द्वारा ज्यूस के लिए एक देश की घोषणा की जाती है, जिसे फ़िलिस्तीन में बसाया जाना है। और इसी घटना के बाद बहुत सारे यहूदी जो विभिन्न देशों में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, वो धीरे धीरे करके फ़िलिस्तीन की तरफ आने लगते हैं। 1947 में एक बार फिर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होता है, जिसे UN पार्टीशन प्लान कहते हैं। इस प्लान के द्वारा फ़िलिस्तीन को दो भागों में बांट दिया जाता है। निचले भाग यानी कि पश्चिमी भाग में ज्यूस यहूदियों को बसाया जाता है, उत्तरी और पूर्वी भाग में फ़िलिस्तीन को बसाया जाता है और जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया जाता है और इसे सेपरेट रखा जाता है।
यहूदी इस निर्णय का स्वागत करते हैं, जबकि मुस्लिम्स इसका विरोध करते हैं। वो इसे एक कॉलोनिज्म के नए फॉर्म में देखते हैं। और सेम इसी तरह से इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, दो धर्मों को आधार मानकर। 1948 में इजराइल खुद को यूनिलेटरली यानी एक तरफा इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है और हिंसा भड़क जाती है। प्रथम इजराइल अरब वार होता है, इसमें इजराइल जीत जाता है। कई सारे देश, अमेरिका सही कई सारे देश इजराइल को मान्यता दे देते हैं, लेकिन इंडिया इजराइल को ऑफिशियली मान्यता नहीं देता है। 1956 में एक बार फिर इजराइल जो है इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर आक्रमण कर देता है, क्योंकि वह मानता है कि स्टेट ऑफ थिरान से इजरायली जहाज़ों को नहीं आने दे रहा है और सारे क्षेत्र को कब्जा कर लेता है। 1968 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई होती है जिसे 6 डेज़ वार भी कहते हैं। इस वार में सीरिया, जॉर्डन, इराक और मिस्र एक तरफ होते हैं, तो दूसरी तरफ अकेला इजराइल होता है। इजराइल इन चारों देशों को हरा देता है और उनके बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेता है। जैसे कि सीरिया से, आप मैप में देख रहे होंगे, जैसे कि सीरिया से गोलन हाइट छीन लेता है, वेस्ट बैंक जॉर्डन से छीन लेता है, और से महत्वपूर्ण बात यह कि ईस्ट जेरूसलम पर भी कब्जा कर लेता है, जो कि मुस्लिम डोमिनेंट वाला एरिया है। साथ ही साथ गाजा पट्टी और सिनाई पेनिनसुला को भी इजिप्ट से छीन लेता है। इस तरह से आप मैप में देख रहे होंगे कि इजराइल को 1947 के पार्टीशन प्लान के तहत कितना छोटा भूभाग मिला था और वह अब कितने बड़े भूभाग पर कब्जा कर चुका है। उसके बाद दोनों देशों के बीच कैंप डेविड अकॉर्ड होता है और सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर देता है। उसके बाद 2 ओस्लो अकॉर्ड होते हैं जो असफल रहते हैं। दोनों देशों के बीच शांति और समझौता नहीं हो पाता। अब उन कारणों को जानना बेहद ज़रूरी है जिससे दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। कारण नंबर 1, इजरायली पुलिस द्वारा फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को अल अक्सा मॉस्क में जाने से रोकना। रमज़ान महीने के शुरू में ही जब फ़िलिस्तीनी मुसलमान अल अक्सा मॉस्क में प्रेयर के लिए जा रहे थे तो उन्हें दमिश्क गेट के पास रोक दिया गया और पुलिस और मुसलमानों में हिंसात्मक झड़प हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने बैरिकेड को हटा दिया, लेकिन इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था। कारण नंबर 2, शेख जारा और सिलवन से, जो कि जेरूसलम के पूर्व में स्थित है, वहाँ से मुसलमानों को लगातार निकाला जा रहा है और यहूदियों को बसाया जा रहा है। इस घटना के बाद मुसलमानों में काफ़ी रोष है, वे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार हिंसात्मक झड़प भी हुई जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था। कारण नंबर 3, जेरूसलम डे फ्लैग मार्च। या 1967 के बाद हर वर्ष इजरायली लोग द्वारा एक फ्लैग मार्च तथा परेड का आयोजन किया जाता है। इस बार हालांकि परेड को तो कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन फ्लैग मार्च एक नए रूट द्वारा निकाला जाना था जो मुस्लिमों के इलाके से होकर नहीं जाता है, क्योंकि कई बार फ्लैग मार्च में मुस्लिमों से झड़प हो जाती थी और कई लोग घायल हो जाते थे। इस बार तनाव पहले से काफ़ी बढ़ा हुआ था। फ्लैग मार्च इसलिए निकाला जाता है कि इजरायली इसे अपने विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1967 में इजराइल ने जॉर्डन से ईस्ट जेरूसलम, जो कि मुस्लिम बाहुल्य था, उसे जीत लिया था। इजरायली पुलिस का कहना है कि फ्लैग मार्च निकाले जाने के पहले ही दोनों देशों के बीच ज़बरदस्त बवाल हो जाता है। अल अक्सा मॉस्क में इजरायली फोर्स धावा बोल देती है और कई लोगों को घायल कर देती है। इसमें रबर बुलेट और जो है स्टन ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया जाता है। इजरायली पुलिस का मानना है कि मुस्लिम लोग फ्लैग मार्च निकालने वाले लोगों पर हमला करने के लिए पत्थर इकट्ठा करके अल अक्सा मॉस्क में इकट्ठा हो रहे थे। अल अक्सा मॉस्क मक्का मदीना के बाद इस्लाम की सबसे तीसरी पवित्र स्थल मानी जाती है। इस घटना को मुस्लिम बिरादरी ने एक स्वर में निंदा की। हमास ने तो इजराइल को खुली धमकी दी, अगर शाम तक अल अक्सा मॉस्क को खाली नहीं किया गया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। शाम के 6 बजते ही हमास ने लगातार राकेश द्वारा इजरायली बस्तियों पे हमला बोल दिया। रिटेलिएशन में इजराइल ने भी सैकड़ों एयर स्ट्राइक गाजा पट्टी और फिलिस्तीन की बस्तियों पे किए, जिससे पूरा गाजा पट्टी धुआं धुआं हो गया। इसी कारणों से दोनों देशों के बीच 11 दिन तक सबसे भयानक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हमास के बारे में। हमास का फुल फॉर्म होता है हरकत अल मुआकमा अल इस्लामिया। इसे शॉर्ट फॉर्म में इस्लामिक रेसिस्टेंट मूवमेंट भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल से फ़िलिस्तीन ज़मीन को वापस लेना है और इसके लिए इसने बाकायदा मूवमेंट भी चलाया। कुछ देश इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं, जैसे अमेरिका,
जापान और इजराइल। कुछ देश इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानते, जिसमें रसिया हो गया, चाइना हो गया और अरब के कंट्रीज़ ईरान, इराक आदि। इसने 1987 से लेकर 93 तक एक मूवमेंट चला जिसे इंतिफादा कहते हैं। इंतिफादा का मतलब होता है झकझोर देना। इसके द्वारा इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स पर जो है टारगेट करना शुरू कर दिया। इसकी जो मेन टैक्टिस थी वो थी सुसाइड बॉम्बिंग। उसके बाद इसने दूसरा इंतिफादा 2000 में लॉन्च करता है और उसके बाद 2011 में इसके पास जो है ईरान की मदद से रॉकेट्स आ जाते हैं और वह जो है अब आसानी से इजराइल बस्तियों पे रॉकेट से हमला कर सकता है। भारत किसके साथ है, इजराइल के साथ है या फ़िलिस्तीन के साथ है? आपने देखा होगा जब यह कॉन्फ्लिक्ट अपने चरम पर था और बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 देशों के समर्थन वाला झंडा लगा के ट्वीट किया था, तो उसमें भारत का झंडा मिसिंग था, क्योंकि नेतन्याहू भी जानते हैं भारत बैलेंस बना के चल रहा है। भारत के लिए कुछ हद तक फ़िलिस्तीन भी इम्पॉर्टेंट है तो कुछ हद तक इजराइल भी। और आपने देखा होगा जो सबसे लास्ट में भारत का जो ऑफिशियली स्टेटमेंट है उसने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, बल्कि इनडायरेक्ट इस हिंसात्मक कार्रवाई की निंदा की और कहा कि दोनों देशों को नेगोशिएशन के द्वारा इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। 2 स्टेट पॉलिसी का समर्थन करता रहा और ईस्ट जेरूसलम को फ़िलिस्तीन का भाग मानता रहा, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है। इसलिए जो हमारे देश के लोग 2 गुटों में बटे थे, कुछ आई स्टैंड विथ इज़राइल और कुछ आई स्टैंड विथ फ़िलिस्तीन के कैंपेन चला रहे थे, उनको यह जान लेना बेहद ज़रूरी है कि भारत ऑफिशियली आई स्टैंड विथ जस्टिस है, इंडिया स्टैंड विथ जस्टिस है। सो इस तरह के किसी प्रोपेगेंडा में ना पड़ें। भारत सरकार की अपनी कुछ विदेश नीतियां हैं, अपनी कुछ मजबूरियां हैं, उसका सम्मान होना चाहिए और उसके साथ हम सबको खड़े होना